हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक। करीब 1 दर्जन प्रस्तावों सहित करीब 90,000 करोड़ के बजट पर हुई चर्चा। वहीं सीएम आवास में हुए समारोह में 51 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 28 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। गढ़वाल और कुमाऊं में कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देंगे धार। दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए डोईवाला से किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर दर्जनों पुलिसकर्मियों ने रोका। नाराज किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रमों का आयोजन। चंपावत में डीएम ने मतदाता जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को करेंगे जागरूक। और आदमखोर बाघ आया काबू में। कॉर्बेट प्रशासन ने किया ट्रैंकुलाइज। बीते कुछ महीनों में 4 बार कर चुका है लोगों पर जानलेवा हमला। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। वहीं राज्य के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90,000 करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने बजट सत्र देहरादून विधानसभा में 26 फरवरी से 1 मार्च तक तय किया है। प्रदेश सरकार की ओर से आम बजट सदन में पेश किया जाएगा। इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट में सौंग और जमरानी बांध से पेयजल आपूर्ति के टेंडर को मंजूरी मिल गई है। बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त और न्याय से परामर्श लिया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर को मंजूरी मिल गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत मिली है। देखिए, ये बात ठीक है कि ये हमारा आने वाला 26 तारीख से बजट सत्र होगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं दोहरा रहा हूँ कि 26 तारीख को माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद हम लोग बजट प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा सरकार का जो हमेशा एक विषय रहता है कि सभी की सहमति से हम ये बजट में पहले से हम लोग संवाद करते हैं और स्टेक होल्डर से हम लोग बातचीत करते हैं। वो सब संवाद करने के बाद सभी सुझाव को हम संकलित करके समाहित करते हैं कि सभी का ये बजट बने, पूरे उत्तराखंड के विकास का ये बजट बने। और उस अनुरूप समग्र विकास के लिए हमने ये बजट लाया है। और निश्चित रूप से जो पिछली बार जो बजट दिया था उससे बड़े आकार का बजट हम प्रस्तुत करेंगे। पूरे हल्द्वानी को पानी प्राप्त होगा और ये पेयजल की योजना है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कंपोनेंट था वो हटा दिया गया है। तो ये पेयजल की योजना मैं समझता हूँ कि पूरे आपके हल्द्वानी क्षेत्र को और यूपी को भी पानी का उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के माध्यम से वित्त विभाग के अंतर्गत लेखा परीक्षक के पद पर चयनित 51 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब वो उत्तराखंड शासन प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सभी सच्ची लगन और मेहनत से अपने कार्य को निपुणता से करेंगे, इसकी उन्होंने अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके उपलब्ध हों। हमारा ये प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के ज्यादा अवसर मिल पाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 10 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया। सीएम ने उत्तराखंड भाषा संस्थान के साहित्य गौरव सम्मान समारोह में उपस्थित प्रदेश और देश के
विभिन्न हिस्सों से आए साहित्यकारों और भाषा प्रेमियों का स्वागत करते हुए सभी को विश्व मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने उत्तराखंड भाषा संस्थान से अपेक्षा की कि वो अपने साहित्यिक और भाषाई गतिविधियों को व्यापक स्तर प्रदान कर प्रदेश में साहित्य ग्राम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करें। इससे प्रदेश में स्थानीय भाषाओं के साथ साथ छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों और उनमें रचे जा रहे साहित्य को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बात हुई थी, इसका उद्देश्य यही था कि विभिन्न बोली भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए और नई पीढ़ी भी जो है भाषा और अपनी बोलियों से पृथक न हो, बल्कि उससे जुड़ करके अपनी संस्कृति के वहाँ के साथ साथ साहित्य और कविताओं के माध्यम से समाज की, देश की सेवा करने का काम करें। तो आज पिछले 2 वर्षों से हम इस पे आगे बढ़े और इस राज्य में हमने साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी भाजपा के आगामी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय नेतृत्व की अहम भूमिका रहने वाली है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा का अब हर कार्यक्रम चुनाव केंद्रित होगा, जो अब राष्ट्रीय नेतृत्व की अगुवाई में चलेगा। संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने के आखिर में गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने मार्च के पहले सप्ताह के लिए राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित अन्य मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं भी केंद्रीय नेतृत्व से मांगी है। ऐसा माना जा रहा है कि 28 फरवरी से राज्य में एक के बाद एक बड़े नेताओं की सभाएं आयोजित कर भाजपा विपक्ष को चारों खाने चित्त करने की रणनीति पर चल रही है। – 2024 के लोकसभा चुनाव को धार देने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और इसी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 28 फरवरी को उत्तराखंड दौरा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 28 फरवरी गढ़वाल और कुमाऊं में कार्यक्रम का आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर आगामी समय में आने प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 28 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में उनके कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी चल रही है। वहीं बुधवार को आरएसएस के साथ बीजेपी की बैठक आयोजित हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, भाजपा चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। हम समान विचारधारा के जितने भी संगठन हैं, हमारा आपस में समन्वय के लिए हम लगातार बैठते रहते हैं और उसी निमित्त आज की बैठक भी है और ये नियमित बैठक है, कोई अलग से कोई विशेष इसका एजेंडा नहीं है। और हिंदू समाज ने, भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति ने ये एक बहुत बड़ा आयाम तय किया है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, भगवान रामचंद्र जी वहाँ विराजमान हुए हैं और ये पूरी सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। लोहाघाट स्टेशन बाजार में पुलिस द्वारा ग्राहकों के दुपहिया वाहन खड़े न करने देने और चालान करने से व्यापारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। व्यापारियों का आरोप था कि पुलिस ग्राहकों के वाहनों को स्टेशन बाजार में खड़े नहीं होने दे रही है और फालतू के चालान काट रही है, जिस कारण उनका व्यापार चौपट हो गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारी एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। व्यापारियों ने एसडीएम से ग्राहकों के दुपहिया वाहनों को 10 से 15 मिनट स्टेशन बाजार में खड़ी करने देने की मांग की। समस्या के समाधान को लेकर चली बैठक में व्यापारियों, प्रशासन और पुलिस ने अपने अपने सुझाव रखे। वाहनों की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापारियों के साथ में
और हमारे पुलिस प्रशासन के साथ में एक संयुक्त बैठक की गई। पूर्व में ही ये निश्चित किया गया था कि जहां पर बाजार में चौड़ी जगह है वहां पर दोपहिया वाहन खड़े रहेंगे, लेकिन वो कुछ अवधि के लिए ही खड़े रहेंगे। इसके संबंध में एसओ को निर्देशित कर दिया गया है कि वहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखेंगे और कोई भी वाहन जो है कस्टमर का वो लंबे टाइम तक खड़ा नहीं रहेगा। पुलिस प्रशासन द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही थी, उससे हमारे व्यापारियों का व्यापार जो है प्रभावित हो रहा था और सभी ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि प्रशासन के साथ एक बैठक की जाए। इसमें थानाध्यक्ष महोदय और अभी उप जिलाधिकारी महोदय के साथ हमारी एक बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हमारा व्यापार भी प्रभावित न हो और यातायात भी सुचारू हो। इसके लिए ये निवेदन किया गया कि हमारे व्यापारी जो अपने वाहन है वो नियत स्थानों पर खड़ा करेंगे, जैसे विद्युत विभाग के सामने उनको चयनित स्थान दिया गया है और या मीट मंडी में वो वहां जमा करेंगे। और जो ग्राहक अपने वाहनों से आएंगे, दुपहिया वाहनों से, वो जो है अपना राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर जो सफेद पट्टी है उसके अंदर पे जहां भी स्थान उनको मिलता है तो एक सीमित अवधि के लिए जब तक वो सामान लें तब तक अपना वाहन वहां पर खड़ा करेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसान जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। किसानों का कहना है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया, उन्हें अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। इसी के विरोध में रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर ये धरना दिया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें कभी खालिस्तानी कहा जाता है तो कभी आतंकी। ये कैसी सरकार है जो देश के अन्नदाताओं को इतने भद्दे शब्द कहती है? ऐसी सरकार कभी भी किसानों और आम लोगों का भला नहीं कर सकती। के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। जो हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे, उन्हें वहाँ के बॉर्डरों पर सरकारों ने रोक कर और उन पर आंसू गैस के गोलियां लाठियां बरसा रहे। 2 किसान जिसमें हमारे शहीद भी हो गए। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल थी, हम सब पूरे भारत के किसान एक हैं, सब उन लोगों के साथ हैं। आज हमने एक दिन का यहाँ धरना प्रदर्शन किया और अगर हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी तो हम सब लोग दिल्ली भी कूच करेंगे और भारत के पूरे भारत का किसान है, कोई किसान अलग नहीं है। किसानों के समर्थन में जाना भी हो गया और सरकार बात मानना किसान की, खाली खालिस्तानी पाकिस्तानी ना बताओ ना, उन्हें काम चल लगा। किसान की बात मानो, जो खालिस्तानी होंगे भाई आ जाए, किसान अपने घर चले जाएंगे। तो ये हाँ खालिस्तानी तो ये सरकार में बैठे लोग, ये खालिस्तानी झुट्टे पे तैयार। पहले भी 13 महीना आंदोलन चला, कौन सी खालिस्तान की मांग पूरी, किसान घर चले आए थे। झुट्टे लोग हैं, झुट्टे। क्या दिल्ली जाने का प्लान है? बिल्कुल दिल्ली जाएंगे, अत्याचार ज्यादा होगा जिस तरह हम देख रहे हैं सब इन पर। उन लोगों तो तमाम आंसू ऐसे गोले ड्रोन तो बरसाए जा रहे हैं। बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर बिंदुखत्ता वासियों ने हुंकार भरी और शहीद स्मारक पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर नगर में जुलूस निकालकर तहसील पहुंचे। इन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्काल बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग की। इस दौरान बिंदुखत्ता वासियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह कुंजवाल सहित पूर्व काबीना मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और धारचूला विधायक हरीश धामी मौजूद रहे। हम भी इनके हुंकार के साथ इनकी शरीक होने के लिए आए हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि वो बिंदुखत्ता को जो अवैध कब्जा घोषित किया गया है उस कागज को फाड़ें और उसके लिए क्षमा मांगे राज्य के बिंदुखत्ता के लोगों से और दूसरे खत्ते गोटू के लोगों से। और हमने 2 जिम्मेदारियां अपने उस पर ली हैं। एक तो हमारे जो विधायक यहाँ आए थे दोनों, ये लोग जो है विधानसभा में इसका प्रस्ताव लाएंगे कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाया जाए। ये डबल इंजन की ये गोंगी बहरी सरकार है, ये सिर्फ राजनीति करती है। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि जो लोग भूमिहीन है, जो लंबे समय से मतलब 4 पीढ़ियों से किसी जमीन पर बैठे उन्हें भूमिधरी अधिकार दिया जाए। बिंदुखत्ता एक बड़ा गांव है जहां कुमाऊं मंडल के लगभग सभी क्षेत्रों के लोग आकर पिछले
50-60 साल से बसे हुए हैं और उनकी मांग है कि इसे राजस्व गांव बनाया जाए। भाजपा चुनाव के टाइम पे तो आती है, डबल इंजन का सरकार है, कहती है हम काम करेंगे, लेकिन उसके बाद गायब हो जाती है। आज हम बिंदु खत्ता के जो लोगों की राजस्व ग्राम सभा की जो मांग है उसके समर्थन में आए हैं और सीधे तौर पर हमारा ये कहना है कि अगर कभी बिंदु खत्ता के लोगों को अतिक्रमण के नाम पर अगर उजाड़ने की बात होगी, हटाने की बात होगी, तो सबसे पहले चाहे सरकार किसी की भी रहे, उनको सबसे पहले हम लोगों से उसको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके इनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं आधे से ज्यादा मेरी विधानसभा धारचूला मुंशियारी के लोग हैं और हमारे ये सब कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं। लोहाघाट में न्यायालय के आदेश देने के बाद भी एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे की मौत के मुआवजे के लिए दर-दर भटक रही है। आपको बता दें कि नगर पालिका लोहाघाट में कार्यरत पर्यावरण मित्र विजय और गुंजा की 4 साल पहले लोहाघाट के टंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण के दौरान नगर पालिका के कूड़ा वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मुआवजे के लिए बुजुर्ग शकुंतला देवी ने चंपावत न्यायालय के दरवाजे खटखटाए। 4 साल बाद लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद न्यायालय ने नवंबर 2023 में नगर पालिका लोहाघाट को विजय की मौत के लिए लगभग 37 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन विजय की मां शकुंतला देवी ने बताया कि अभी तक नगर पालिका के द्वारा नवंबर माह में उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए हैं। साहब ये है कि मतलब मेरा कोई आगे पीछे नहीं है साहब। मेरा एक लड़का था वो खत्म हो चुका। अब साहब मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो आपने ये आदेश दिया है कि इसको पैसा दे दिया जाए। 37 लाख हाँ, मोबाइल में और पेपरों में दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि हम तो मतलब मैडम क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मतलब हम कोर्ट में जा रहे हैं। वो ये कह रही थी कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो नहीं मिला है सर। 5 लाख के अलावा मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। तो ये कोर्ट के आदेश की जो है कि अवहेलना पूरी नगर पंचायत कर रही है, जबकि एक गरीब आदमी है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इसके बच्चा था एक जो इसका सहारा था। वैसे तो लड़का जो है करोड़ों का है, अब डेथ हो गई है उसकी। तो जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इनको पैसा दिया जाए 37 लाख रुपया, तो अब बार बार इसको परेशान किया जा रहा है, पैसा दिया नहीं जा रहा है, जो कि एक गरीब के लिए बहुत है। अगर ये पैसा नहीं दिया जाए तो फिर हम लोग आंदोलन इसके पीछे करने की तैयारी करेंगे। काशीपुर तहसील में विजिलेंस ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी ने आय प्रमाण पत्र के एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उधर विजिलेंस टीम के छापे के बाद तहसील में मौजूद वकीलों ने हंगामा करते हुए पटवारी को निर्दोष बताया। काफी देर तक पुलिस और वकीलों के बीच बहस चलती रही। उधर बंद कमरे में विजिलेंस अपनी कार्रवाई करती रही। काशीपुर तहसील में आय प्रमाण पत्र के लिए 7,000 की रिश्वत लेते पटवारी धर्मेंद्र ने मांगी थी, जिस पर विजिलेंस के सीओ अनिल सिंह मनराल ने अपनी टीम के साथ पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। वकीलों का कहना था कि पटवारी को बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले पंजाबपुर क्षेत्र में 2 दिन पहले एक बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया था। वहीं देर रात को हमलावर बाघ को कॉर्बेट प्रशासन के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने ट्रैंकुलाइज किया। बता दें कि हमलावर बाघ बीते कुछ महीनों में चौथी बार लोगों को अपना निवाला बना चुका है। देखिए, ये पिछले 3-4 महीनों से ढेला जो हमारा क्षेत्र है उससे सटे जो गांव हैं उसमें लगातार बाघ द्वारा ये हमले किए गए। हम पिछले 2 महीनों से इसको ट्रैक कर रहे थे और अभी जो 17 तारीख को जो घटना घटी है ढेला में, उसके बाद इसको चिन्हित भी हमने कर लिया था। पहले लगातार ये क्षेत्र में दिखाई दे रहा था, लेकिन डिस्टर्बेंस होने के कारण इसको पहले पकड़ा नहीं जा सका। कल देर रात एक ऑपरेशन हमने चलाया। परसों से इसकी प्रेजेंस क्षेत्र में बनी हुई थी और कल लगभग 12:30 बजे रात में इसको ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके बाद इसको ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। 16 से 18 फरवरी 2024 तक गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आयोजित हुई 19वीं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के आखिरी दिन बालिका वर्ग अंडर 14 के किड्स जेवलिन इवेंट में गयानंदा स्कूल देहरादून की
धृति आनंद को गोल्ड मेडल, वहीं अंडर 14 बालक वर्ग में किड्स जैवलिन में ही स्पोर्ट्स कॉलेज के हितेश सिंह गड़िया को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। वहीं बालक वर्ग अंडर 16 आयु वर्ग में स्पोर्ट्स कॉलेज के सूरज सिंह बिष्ट ने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। तैयारी एथलेटिक फेडरेशन इंडिया की है। हमारा 20 साल का प्रोग्राम है, ये 19वां साल है। जो पहले जाम जीरो से ये इस लेवल पे पहुंच गए, 29 मेडल्स आ गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 मेडल थे, 8 मेडल आ गए। ओलंपिक में मेडल नहीं था, मेडल आ गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं था, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, नॉट ओनली गोल्ड मेडल, लेकिन पहले 5 में 3 जैवलिन थ्रोअर है हमारे। तो ये टाइम लगता है, ये कोई मैजिक नहीं है कि स्विच ऑन ऑफ कर दिया हमने। ये टाइम लगता है, कम से कम 3 ओलंपिक साइकिल लगते हैं। और आई एम कॉन्फिडेंट कि जो जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है आगे बढ़ के 2036 में एथलेटिक्स को पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा मेडल मिलेंगे। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।